2017-18 का ये पूरा मामला है। हाँ। आप मुलाजमीन ने कितनी बार उसको लेके मुजाहरा किया जी। और अब 2022 में उनके ऊपर मुकदमा नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा है। अब मुकदमा दर्ज भी हो गया, तो इतना जो ताख़ीर हुई है और जो इलेक्शन का एंड टाइम है, टाइमिंग को लेके लोगों का एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वजह रही? टिकट उनको मिलेगा तो वो लड़ेंगे। मैंने तो पार्टी कार्यालय पे अगर उनको मिलेगा, मैंने तो पार्टी कार्यालय पे कहा था कि अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो मैं आपके पीछे घूमूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझको टिकट मिल गया तो आप मेरे साथ चलेंगे, तो बोले नहीं एक लफ्ज़। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ये उनसे पूछिएगा। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर दल बदल लेंगे। मेरी जानकारी में तो वो उनका और दूसरे दलों में बातचीत चल रही है कुल, कि जब उनको टिकट इधर से जब नहीं मिलेगा तो वो दल बदलेंगे। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम आ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत की एक कड़ी है। नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो बता देना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और अगर उसने पैसे लिए हैं तो पैसे हुए क्या? पैसे क्यों नहीं जमा किए? कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा क्यों नहीं कराए गए? अगर वो जमा कर दे तो हमारा कोई मसला ही नहीं है। आज भी जमा करा दे तो मैं अपने अधिकारियों से कहूँगा कि मुकदमा वापस ले लें। चेयरमैन साहब, जानना है कि नगर पालिका की तरफ से ठेकेदार हैं दिलीप कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह, 57 लाख रुपए से ज़्यादा के गबन का इल्ज़ाम लगा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? 2017 और 18 में सेवा प्रदाता का ठेका हुआ था। उस समय तत्कालीन चेयरमैन शाहीनार जमा थे और वो ठेका दीपू सिंह को मिला था, जिनका पूरा नाम दिलीप कुमार सिंह है, जो बेटी के रहने वाले हैं। सेवा प्रदाता में ये बराबर पैसा इनको अदा हुआ। उसके अलावा नगर पालिका 13% वेतन का ईपीएफ अदा करती है कर्मचारियों, और 12% कर्मचारियों का पैसा काट करके और 13% नगर पालिका का ये पैसा ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, जो इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। भविष्य निधि खाता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता हिंदी में कहते हैं। ये उसमें पैसा जमा होता है ताकि कर्मचारी जब रिटायर हो या तो कोई घटना हो तो वो पैसा का इस्तेमाल कर सके। 17-18 का पैसा 57,18,000 कुछ रुपया अदा किया गया, मगर दीपू सिंह ने पैसे जमा नहीं किए कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में। और उसके बाद जब कर्मचारियों ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया कि 17-18 का पैसा हम लोगों के अकाउंट में नहीं आया, तो उसकी जांच कराई गई। दीपू सिंह को बुलाया गया, दीपू सिंह से ने रिसिप्ट मांगा गया। तो दीपू सिंह ने जो नगर पालिका को रिसिप्ट दिया है उसको सत्यापन के लिए भेजा गया कि, तो वहाँ से बताया गया कि ये फर्जी है, ये हमारे कार्यालय से जारी नहीं हुआ। उसके बाद उसकी गहन जांच हुई, दीपू सिंह को भी बुलाया गया, उनसे निवेदन किया गया कि जो आपने पैसा नहीं जमा किया है जमा कर दें ताकि कर्मचारियों का नुकसान ना हो। उन्होंने अनसुनी कर दी और इसकी सुनवाई अपने बचाव में ये खुद चले गए बनारस ईपीएफ अकाउंट के अधिकारी के पास। वहाँ पर इनकी सुनवाई हुई। सुनवाई में इनके खिलाफ निर्णय आया कि इन्होंने पैसे जमा 2017-18 का ये पूरा मामला है। हाँ। आप मुलाजमीन ने कितनी बार उसको लेके मुजाहरा किया जी। और अब 2022 में उनके ऊपर मुकदमा नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा है,
अब मुकदमा दर्ज भी हो गया। तो इतना जो ताख़ीर हुई है और जो इलेक्शन का एंड टाइम है, टाइमिंग को लेके लोगों का एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वजह रही? ये हमने इसके लिए साल भर, 1 साल पहले इसकी हमने नोटिस की कार्रवाई चल रही थी, वो सारी औपचारिकताएँ पूरी करते करते ये समय हुआ। फिर उसने EPF अकाउंट, भविष्य निधि खाता जो है बनारस में जो कार्यालय है वहाँ पर इन्होंने उसके संबंध में अपील किया। अपील में निर्णय आने में समय लगा और जैसे निर्णय आ गया कि इनके ऊपर लायबिलिटीज बनती है, इन्होंने पैसे नहीं जमा किए हैं और इन्होंने पैसे खुरद-बुर कर दिए और पैसे नहीं जमा किए, तो उसके बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हुई। तो हमारे सफाई निरीक्षक श्री सत्यप्रकाश यादव जी की तरफ से FIR लाजमी कराई गई और मामला जांच की प्रक्रिया में है। इसी तरीके का मामला महमूद ठेकेदार का भी था, तो उनके भी पेमेंट का जहाँ तक मामला आया तो ये हुआ कि महमूद ने अदा कर दिया। क्या सच्चाई है? अब उनका कोई बकाया नहीं रहा, वो पैसे सारे जमा कर चुके हैं। अगर ये भी जमा कर दिए होते तो कोई मामला नहीं होता। अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम आ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत की एक कड़ी है। नहीं, ये तो गलत बात है, ये तो बता देना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। और अगर उसने पैसे लिए हैं तो पैसे हुए क्या, पैसे क्यों नहीं जमा किए? कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा क्यों नहीं कराए गए? अगर वो जमा कर दे तो हमारा कोई मसला ही नहीं है। आज भी जमा करा दे तो मैं अपने अधिकारियों से कहूँगा कि मुकदमा वापस ले लें। अगर वो जमा करते हैं और फिर तो मुकदमा वापस करने की आप सिफारिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक क्राइम तो कर दिया है। अब ये सिफारिश करेंगे, ये पुलिस का काम है। ये तो गेंद अब पुलिस के हाथ में गई है। पुलिस क्या करती है नहीं करती है ये तो उसके मामले में ये गेंद है। हम तो सिर्फ अपील ही कर सकते हैं ना। चेयरमैन, साबिक चेयरमैन अरशद जमाल का इल्ज़ाम है, बार बार ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस तरीके का काम पालकी करते रहे हैं और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इस तरीके की बात उन्होंने की है। नहीं, ये घोटाला करने वाला खुद उनके साथ रहता है, खुद उनका साथ वही सब काम देखता था और ऐसा नहीं घनिष्ठता है उनके साथ हमेशा देखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि आपके दौर में इसी टाइम में एक टेंडर हुआ था और जिसके मैक्सिमम काम हो गए थे और टेंडर को, ये झूठी बात है, ये झूठी बात है, ये गलत बात है। आप गलत है, लेकिन टेंडर को फिर निरस्त करना पड़ा, क्या वजह थी? पैसे नहीं थे, पैसे का अभाव था। ये हुआ कि पेमेंट कुछ वजह से कैंसिल कर दिए। अब चुनाव बाद होंगे वो काम। ठीक है, शुक्रिया। अरशद साहब, ये कहना है कि 2017-18 में आपकी अहलिया शाहिना जमाल चेयरमैन थी और अब जाकर नगर पालिका के जो सफाई इंस्पेक्टर की जानिब से एक तहरीर दी गई है, FIR दर्ज कराई गई है दीपू सिंह जो ठेकेदार हैं, और कहा जा रहा है कि आपके बड़े क्लोज थे। क्या है पूरा मामला? मामला तो आप ना बताएंगे, मुझे मामला नहीं मालूम। FIR के बारे में आपको मालूम है? FIR सुना है कि कोई FIR हुई है कि PF का कुछ पैसा था जो जमा हुआ 57 लाख करप्शन का, उसमें कोई आरोप मुकदमा कायम हुआ है जी। अभी उसकी जांच होगी ना, वो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो दोषी होगा, आप कौन दोषी है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि जब 2017 की ये घटना है तो 5 साल बाद क्यों चुनाव के टाइम पे क्यों आखिर ये कार्रवाई शुरू की गई है? ये तो पहले हो जानी चाहिए थी टाइमिंग। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी उसमें है कि जिस आदमी की तरफ से FIR हुई है, यानी नरेंद्र कुमार जो सफाई निरीक्षक हैं, वो तो उस समय थे भी नहीं। तो जो अधिकारी था ही नहीं उस ज़माने में, उसकी तरफ से FIR की गई है। और जो अधिकारी उस वक्त सफाई इंस्पेक्टर जो इस वक्त मौजूद हैं, अब वो उस ज़माने में थे तो उनकी तरफ से हो सकती थी या और किसी अधिकारी की तरफ से हो सकती थी। लेकिन ऐसे अधिकारी की तरफ से किया जाना
जो उस जमाने में था ही नहीं। तो ये तो सब बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ये बातें सच्चाई और फैक्ट क्या है तो जांच से पता चलेगा। अब पुलिस जांच करेगी और दूसरे भी जांच करेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मौजूदा चेयरमैन का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही थी काफ़ी दिनों से, और जांच के बाद जब जो पीएफ का अकाउंट जहाँ पे है जिस बैंक से, वहाँ से ये फाइनल हो गया कि नहीं, उनके ऊपर इल्ज़ाम सही है, उन्होंने करप्शन किया है, तब उसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराएगी। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि अगर करप्शन है किसी एक महीने का, तो 12 महीने से करप्शन होता रहा और किसी को पता ही नहीं चला। भाई 5 साल के बाद पता चला है। 5 साल, अब 5 साल होने के ज़्यादा हो गया, तो 5 साल तो आए हुए पालकी साहब हो गया, तो क्यों इतने लेट कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, तो जांच का विषय है। जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एक बात और आई है कि जो अकाउंटेंट थे तत्कालीन, और उनको प्रेशर करके पेमेंट कराया गया। कौन प्रेशर किया? अब उस वक्त के चेयरमैन के जरिए ही प्रेशर हुआ होगा। पता नहीं, वो तो मैं डेट वेट मैं नहीं जानता कि कब का वो काम है और कब की वो घटना है। 2017 का हवाला दिया गया है, तो 2017 ही में तो ये पालकी चेयरमैन हुए हैं। आप बताइए ना, 2017-18 चेयरमैन तत्कालीन साइना अरशद जमाल थी। उनका कहना है चेयरमैन हुए 2017-18 में ही हुए हैं, लेकिन ये नहीं हुए, 17 में हुए हैं। 17-18 जो साल होता है, नहीं, चेयरमैन तो वो 2017 में हुए हैं। 2017 में 12 महीने होते हैं ना। हाँ, जब भी हो, वो 2017 में चेयरमैन हुए हैं जी। तो और क्या जानना चाहते हैं आप? दीपू सिंह को कहा जा रहा है कि आपके बड़े क्लोज हैं और आज भी आपके साथ चल रहे हैं। मेरे क्लोज होना कोई अपराध है क्या? मेरा करीबी होना कोई अपराध है? करीबी होना अपराध नहीं है, लेकिन अगर अपनी किसी बात को छुपाने के लिए 2 करोड़ की लागत से बनी है खेदूपुरा की सड़क। कभी देखा आपने जाके उसको? 1 महीने बाद वो सीसी की सड़क टूट गई। उस पे तो मेरे 1 करोड़ कुछ रुपए की लागत से बनी शहीदी रोड, उस सड़क पे तो मैंने हालत जाके देखिए कि उसकी मरम्मत शुरू हो गई। चांदपुरा की रोड बनी 1 साल भी नहीं हुआ है, उसकी सब मरम्मत शुरू हो गई। तो कहाँ कितना भ्रष्टाचार है। अब तो इन्होंने रास्ता खोला है ना, रास्ता खोला है तो देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ। मैंने कहा ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक मतलब सारे में आप ये कहना चाहते हैं कि उसमें नहीं, देखिए, दोषी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरा कोई आदमी हो कि आपका कोई आदमी हो, इससे कोई बात नहीं है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे कोई बात नहीं है, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है, ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन कोई दोषी है या नहीं है, ये तो तय कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी। और अगर ये दोषी थे तो 5 साल तक क्यों आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ये मेरा एक सवाल है ना। अगर 2017 की वो घटना है तो 2017 से ही आप चेयरमैन हैं, तो इस चुनाव के टाइम पे इसको ले आने का, तो मैं इसको मानता हूँ कि ये चुनावी गणित से ये काम किया गया है और उनका काम खत्म हो चुका है। अब सत्ता बदलने वाली है उनकी, तो अब उसी हिसाब से घबराहट में ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। इतने दावे से कह रहे हैं कि सत्ता बदलने वाली है, जबकि उनका कहना है कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। टिकट उनको मिलेगा तो वो लड़ेंगे। मैंने तो पार्टी कार्यालय पे, अगर उनको मिलेगा, मैंने तो पार्टी कार्यालय पे कहा था कि अगर आपको टिकट मिल जाएगा तो मैं आपके पीछे घूमूंगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझको टिकट मिल गया तो आप मेरे साथ चलेंगे। तो बोले नहीं एक लफ्ज़। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, ये उनसे पूछिए कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे, फिर दल बदल लेंगे। मेरी जानकारी में तो वो उनका और दूसरे दलों में बातचीत चल रही है कुल, कि जब उनको टिकट इधर से जब नहीं मिलेगा तो वो दल बदलेंगे। तो मालूम है 5-4 बार तो समाजवादी पार्टी में इस तरीके के हैं। 2 मरतबा समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुए और 2 मरतबा खुद से छोड़ा उन्होंने, तो 4 मरतबा छोड़ के 5वीं मरतबा समाजवादी पार्टी में आए। इस तरीके के इल्ज़ाम मुसलसल आप लगाते रहे तैयब पालकी पे, और यहाँ तक कि आप बार बार इसको फोकस करते हैं कि मुख्तार अंसारी की वजह से वो जीतते हैं, मुख्तार अंसारी के वो आदमी हैं, जबकि अब्बास अंसारी जब सपा से अलायंस हुआ था तो आप भी पहले अब्बास को टोपी पहनाए थे और सामने लेके आए। समाजवादी पार्टी से अलायंस था तो हम तो उनके साथ थे। हमने मदद दिया है कि उन्होंने उनकी मदद किया है। मैंने पहले तो अब ये बताइए ना, मैं उनको मदद देने की बात कर रहा हूँ। हमने भी इनकी मदद किया ना, मदद लिया कहाँ है? और ये तो सही है, 1 मरतबा बिना मदद के लड़े तो 16,000 वोट पाए थे, जमानत जब्त हुई थी, 4थे नंबर पे गए थे।
गलत हो तो बताइए आप। कह तो रहे हैं कि आज तक 2 मरतबा जो जीते तो उन्हीं के नाम पे जीते ना। कह रहे हैं कि आज तक तो अरशद जमाल 40 क्रॉस नहीं कर सके हैं। आज़ाद लड़े थे तो 3,500 वोट पाए थे। नहीं, कब की बात आप कर रहे हैं? मैं कोई चरमैनी में आज़ाद कभी लड़ाई नहीं। मैं एक मरतबा शाहीना आज़ाद लड़ी है तो चुनाव जीता था उसने, शाहीना ने। नहीं, सिलेंडर निशान से जब अरे वो सब जमाने की बात हो गई ना। अब आप आज के 30 साल पहले की राजनीति की बात करेंगे और ये जो सामने की बात है 5 साल पहले की बात, हम नहीं कर रहे हैं ना। आपके जो हरीफ जो भी कर रहा हो तो उसको करने कोई मतलब नहीं ना है। वो तो अभी उस पर बात ही करना बेकार है। अब आप चेयरमैन है तो आप चेयरमैन की बात करिए। मैं तो लोकसभा भी लड़ चुका हूँ और लोकसभा में 2nd नंबर पे था। आज तक कोई पार्टी से लड़ के 2nd नंबर पे नहीं आया। मैं ही हूँ जो 2nd नंबर पे रहा हूँ। थोड़े वोटों से हारा मैं चुनाव। अब बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या तैयब पालकी का उनसे सांठगांठ है या उनसे? नहीं, मैं सांठगांठ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तैयब पालकी अपने दम पे चुनाव कभी कोई जीते नहीं और वो 2 चुनाव जो जीते हैं वो विधायक जी की वजह से जीते हैं। विधायक जी का सपोर्ट ना होता, एक मरतबा नहीं हुआ तो 4थे नंबर पे गए। जमाने जब मैं ये कह रहा हूँ अगर इस बार फिर उनके साथ अगर मुख्तार अंसारी की हिमायत रही तब तो क्या लगता है कि फिर जीत जाएंगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, क्या लगता है फिर जीतेंगे? कौन किसको सपोर्ट करेगा ये तो सपोर्ट लेने या देने वाले को तय करना है ना। किसको कौन सपोर्ट करेगा ये तो देने लेने वालों को समझ में आ सकता है। वो करें, उनको सपोर्ट, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेके उनके साथ जोड़ रहे हैं। क्या नहीं लगता है कि नाम ले रहा हूँ? मैं तो बस एक ही बात कर रहा हूँ। क्या आपको सुन लीजिए, क्या आपको ये नहीं लगता कि मुख्तार अंसारी का और तैयब से बार बार कनेक्शन करने का मतलब कि वोटर भी उनकी तरफ माइल होंगे? किसकी तरफ? मैं कहाँ बार बार कर दूँ? मैं तो एक ही बात आप दोहरा रहे हैं, मैं पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो बात निकाली तैयब पालकी की बात तो नहीं, मैंने बात नहीं निकाली। आपने सवाल पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों के पास मुख्तार अंसारी के अलावा दूसरा कोई सवाल नहीं होता। राजनीतिक चर्चा तो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपके पास प्रश्न नहीं है। अगर आपके पास प्रश्न हो राजनीतिक तो राजनीतिक सवाल करिए ना। मुख्तार अंसारी इतने बड़े वो सेंटर हैं यहाँ पे। मुख्तार अंसारी नहीं, उनके से हट के भी कोई सवाल है आपके? नहीं, आप बार बार यही कहते हैं ना कि वो मैं नहीं कहता। आप सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा। जितने इंटरव्यू मैंने देखे हैं आपके, उसमें कहते हैं कि वो तो उनके अंदर दम नहीं है, वो जीतते हैं तो मुख्तार की वजह से। सवाल किया मैं जवाब दूंगा। आपने सवाल किया तब ना मैंने जवाब दिया। मैंने खुद से नहीं कहा। आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। अब सवाल करेंगे आप तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। अगर मेरी बात कहीं से गलत हो तो आप बताइए। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं तो जिस तरीके से दीपू सिंह पे FIR हुई है, क्या उसकी मुंसिफाना और आज़ादाना जांच में आप भी ताउन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल होगी जांच, उसकी करेंगे और कराएंगे। और अभी तो ये जांच इनकी तरफ से हो ही रही है, पुलिस जांच कर ही रही है। और भी कोई एजेंसी लगाना चाहे तो लगाएंगे, जांच कराएंगे, उससे क्या लेना है। अब दोषी कौन है? नगर पालिका के कौन से कर्मचारियों ने उस बिल को पास किया? पैसा जब जमा नहीं हो रहा था तो नगर पालिका के जो अधिकारी थे उन्होंने बिल कैसे पास किया? अब बार बार पास करते गए तो जांच में तो सभी आएंगे ना। इस बार मैसेज क्या देना चाहते हैं आवाम को? भाई देखिए, आवाम को तो मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहता हूँ कि आपको इंतखाब करना है और ये अख्तियार आपको जो 5 साल पे मिलता है तो आपको घोड़े और गधे में फ़र्क रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन आपके दुख दर्द में खड़ा होता है, कौन आपके लिए लड़ता मरता है और कौन जो है इस शहर को विकास की तरफ ले जाता है। अभी आप चले जाइए जरा जो बाहरी इलाके हैं वहाँ किसी भी बस्ती में एक काम 5 साल में नहीं हुआ है। सड़कें बना दी गई हैं मगर विकास का काम कोई नहीं हुआ है। आप जब गांव के लोगों से बात करेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। अभी तो क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि ये उन क्षेत्रों में भी जाके एक एक घर घूम नहीं सकते। हम लोग तो एक एक घर पे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। आपने एक इशारा किया कि घोड़े और गधे में फ़र्क होना चाहिए। गधा किसको समझ रहे हैं? नहीं, मैं ये किसको बताऊँ, ये तो जनता समझती है किसको कह रहे हैं। एक मिसाल है ना, ये तो एक मिसाल दी गई है। डेवलपमेंट की जहाँ तक आप बात करते हैं, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि डेवलपमेंट से पूरा शहर पटा पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए, सारे रिकॉर्डेड हैं। आप चले जाइए किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा यही सड़क है जो जिससे आप होके आए होंगे। तो दारुलूम से आगे बढ़ेंगे तो दारुलूम के आगे दानियाल के घर तक नहीं बन सकी सड़क। वो सड़क 2013 में बनी थी, यानी कई साल हुआ, 9 साल हो गया। 9 साल पहले मैंने सड़क बनाई थी शाहीना ने और 9 साल में अभी 1 साल से वो सड़क बन रही है। और दारुलूम से दानियाल मस्जिद तक आज तक नहीं बन सकी। दानियाल मस्जिद से कुछ इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और फिर यहीं आके हमारे घर के पास रुकी हुई है। यहाँ के बाद फिर अभी देखिए तो कितने दिनों में होता है।
यही तो हालत है। विकास यही विकास है ना। और विकास में गुणवत्ता होनी चाहिए। गुणवत्ता की कभी जांच तो ये लोग करते नहीं। हमारे ज़माने की जो सीसी बनी हुई है सड़कें, लहरातपुरा की सड़क आप ले लीजिए, आप अली मार्केट ले लीजिए, शाम मार्केट ले लीजिए, मलिक ताहिरपुरा में ले लीजिए, हमारे हाथ की जो सड़कें बनी हुई हैं, जो रास्ते बने हुए हैं सीसी के, वो 10-10, 15-15, 16-20 साल के हैं, मगर एक जगह नहीं टूटे हैं। और ये बनाते हैं तो 2 महीने में सड़क उखड़ जाती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो साइड पे जब आप नहीं जाएंगे, आप दफ्तर में बैठ के मुनीबी करते रहेंगे दिन भर, तो जाहिर सी बात है कि जब साइड का जायजा आप नहीं लेंगे तो क्वालिटी में गिरावट आएगी, और वही गिरावट है। लेकिन अभी आप देखेंगे हम लोग चुनाव इंशाल्लाह जीत के आएंगे तो फिर वो गुणवत्ता आप देखिएगा, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो उन्होंने, मैं कह रहा था कि जो नया क्षेत्र शामिल हुआ है उन क्षेत्रों में तो ये चंद मोहल्लों में गए और जाके किसी एक बस्ती में जाके फोटो खिंचा के चले आते हैं। इनके बस का तो है ही नहीं कि उन बस्तियों तक जा सके जो नए इलाके बने हैं। नहीं, मोहम्मद तैयब साहब कह रहे हैं कि अरे कहने से नहीं होता ना, हम लोग बस्तियों में जाते हैं देखते हैं, कहने से नहीं होता। मैं वो कहते हैं कि अरशद जमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट के लिए हमने 45 ट्यूबवेल लगाए बड़े बड़े, तकरीबन हमने 4 ओवरहेड टैंक लगाए, डिवाइडर बनाए। टैंक तो देखिए अमृत योजना से बना है, और अमृत योजना मेरे ज़माने में मंजूर हुई है, यानी शाहीना के ज़माने में मंजूर हुई थी। उसको बिला वजह ही गुणगान कर रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने का काम और ये अमृत योजना के तहत सब हो रहा है। तो इनका 105 किलोमीटर की उन्होंने कहा पाइपलाइन की तोसी की हमने। क्या होगा? तो 105 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी था। और वो भी पाइपलाइन तो जल निगम ने बिछाई है, इन्होंने क्या बिछाया है? वो तो सब जल निगम पाइपलाइन बिछा रहा है, और जल निगम ही वो जितने ओवरहेड टैंक बने वो जल निगम बना रहा है। तो बेमतलब दूसरे के काम को अपने सर पे लेके ढो रहे हैं, तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। आज तक जल निकासी के लिए कोई बड़ा नाला बनाया हो किसी बस्ती का पानी निकालने के लिए तो बता दें। मुझे तो नहीं देखने में आ रहा है एक भी नाला नहीं। उन्होंने सड़कें उन्होंने जरूर कुछ बनाई हैं। अभी हमीदपुरा, यहाँ इमामगंज मोड़ से लेके हमीदपुरा तक बड़ा नाला बनाया, संतोष राय ने उसकी ठेका लिया था। नाला इस तरीके से कहाँ तक बनाया? जहाँ से आगे नदी तक का नाला तो हमने बनाया है, इन्होंने खाली उस नाले में ले आके जोड़ा है बस। आपने जो नाला बनाया वो कहें कि उसको ज़हीर सिराज ने बनवाया था, उसकी क्वालिटी देखिए। क्वालिटी किसी भी नाले की देख ले। मैं कह रहा हूँ लाइट जो लग रही है, आप में हिम्मत हो या किसी में हिम्मत हो तो हमारे ज़माने की जो लाइट लगी हुई उसको उतरवा लीजिए, और उनकी जो लाइट लग रही है उसको उतरवा लीजिए। दोनों की लाइट की क्वालिटी उतरवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसमें गुणवत्ता है। कुछ करें तब ना पता चले। एक दूसरे पे इल्जाम तराशियों का दौर। क्वालिटी में तो मेरे ऊपर कोई आरोप लगा ही नहीं सकता माइकल। मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ। मेरी बनाए हुए तमाम रास्ते मौजूद हैं, उसे देख लीजिए, इनके बनाए हुए रास्ते वो भी देख लीजिए, लाइट करवा के चेक कर लीजिए, हमारी भी चेक कर लीजिए, उनकी भी चेक कर लीजिए। तो कुछ करें तब तो पता चलेगा। अब ये है कि अब हम लोग आवे तो जांच करावे, तब जनता के सामने पोल खुलेगा। मतलब आप भी जांच करा के फिर यानी तैयब फाल्के को भी दायरे में लाएंगे? देखिए जांच तो जो खराब काम हुआ होगा, जो अधिकारी या जो ठेकेदार उसमें गड़बड़ी किए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और जरूर की जाएगी। दोनों एक जमात में, एक पार्टी में, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो चेयरमैन की सीट है उसको लेके इतना रस्साकसी है? अच्छा आप ये बताइए कि मैंने जब से राजनीति में कदम रखा, मुलायम सिंह के पीछे रहा, फिर समाजवादी पार्टी बन गई, समाजवादी पार्टी के साथ रहा, फिर अखिलेश यादव आगे उनके साथ रहा, मतलब एक पार्टी में पूरा अपना जीवन बिता दिया। आज तैयब फाल्की जो हर चुनाव में दल बदल देते हैं, बल्कि चुनाव के बीच में भी कई मरतबा दल बदल दिया, तो उनको आप एक कैसे कह देंगे? दोनों की वफादारियाँ एक हो जाएंगी। हमने अपना जीवन लगा दिया उसी में, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन पार्टियां तो उन्हीं को तरजीह देती हैं जो वफादार नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको इसी चुनाव में पता चल जाएगा कि किसको पार्टी ने तरजीह दिया है। आपको इसी चुनाव में पता चल जाएगा पार्टी को किसने तरजीह दिया है। अगर इनका टिकट पक्का है तो ये क्यों दूसरे दलों में बात कर रहे हैं? बसपा में भी बात कर रहे हैं और राजभरों वाली पार्टी में भी बात कर रहे हैं। इसकी कोई मुदल्लल दलील है? हाँ है। क्या मुदल्लल दलील का कोई लिखित थोड़ी देता है। मैं बात कर रहा हूँ सूचना जो सूत्रों से मिलती है उसी के आधार पे तो बात। वो तो इस बात को मैंने उसको बार बार कहा। नहीं, उनसे आप पूछ लीजिए ना, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उनसे पूछिए ना। मैंने इस बात को कहा था तो क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके के प्रोपेगेंडे किए जाए। नहीं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सिर्फ ये बताओ। अगर इस चेयरमैनी के चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा तो आप जो सवाल मुझसे बार बार पूछ रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछते? आप पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। नहीं, उनसे ये क्लियर कट पूछिए ना कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे। जो पिछली तारीख है दल बदलने की, वही दल बदलेंगे। फिर तो कौन सा दल बदलेंगे?
वहाँ में हम लोग तो तैयार है, बैठे हैं। मतलब आर पार के लिए तैयार है? नहीं, आर पार क्या है लड़ना, वो कहीं मेरे हिसाब से तो कहीं लड़ाई में नहीं है। जनता का मूड बदलाव का है, जनता बदलाव करेगी। जनता ने काम हमारा भी देखा, उनका भी देखा। एक चेहरा और है, आबिद अख्तर। ये तो कह रहे हैं कि दोनों चेयरमैन को नहीं मिलेगा टिकट, तो मुझे मिलेगा, क्योंकि अखिलेश जी का आशीर्वाद है। ये तो अच्छा है, मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अगर आबिद अख्तर को पार्टी टिकट देती है तो आप दोनों लोग मिलकर उसको जिताएंगे? मैं दोनों की कहूँगा, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं तो अपनी बात करूँगा, क्योंकि दूसरे की बात। 3 चेहरे जो हैं एक ही जमात से हैं। नहीं, 3 नहीं है, बहुत से माइनॉरिटी में माइनॉरिटी में अजहर फैदी भी उसी से मांग रहे हैं, शोएब नवानी भी उसी से मांग रहे हैं, हाजी इरफान भी उसी से मांग रहे हैं। तो 6 लोग हैं जो समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। यानी आज समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का जलवा है, देखिए नहीं, तमाम सभासद भी समाजवादी पार्टी का बैनर लगा रहे हैं। लेकिन अब तक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा कि चेयरमैनी में 40,000 पार किए हों समाजवादी से। जब भी पार हुआ है 55,000 58,000, हाँ। तो वो बीएसपी से ही पार हुआ है। नहीं, तो ये पालकी एक बार तो समाजवादी से लड़े थे, 2006 का चुनाव समाजवादी से लड़े थे वो, और बीएसपी से तो इस बार लड़े 2017 का। 2 मरतबा जीते हैं वो जी। तो 3 मरतबा लड़े हैं चुनाव, तो 3 मरतबों में 1 मरतबा तो निर्दल लड़े, तो हार गए, जमानत जब्त हुई, 4थे नंबर पर गए। और 1 मरतबा सपा से लड़े हैं, तब भी विधायक जी उनके समर्थन में थे। हाँ। और 1 मरतबा बसपा से लड़े हैं, तो भी विधायक जी उनके समर्थन में थे। तो वो विधायक जी की वजह से उनको मजबूती तो मिलती है, और सत्ता का कुछ रिएक्शन भी होता है। मैं दोनों मरतबा सत्ता में था, 1 मरतबा मैं था, 1 मरतबा शाहीना थी। मतलब आपको यकीन है कि अमल भी रहता है, आप एंटी इनकम्बेंसी, आपको यही यकीन है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी? अब मेरे देखने में तो लग रही है, आपको ना क्या पब्लिक का क्या रुझान लग रहा है आपको? अरशद जमाल क्या लाएअमल लेके पब्लिक के बीच जाएंगे? देखिए, हमारा तो एक ही एजेंडा है, विकास और गुणवत्ता के बेहतर तरीके से प्रशासन चलाया जाए, और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको नियंत्रण में रखा जाए। आज तो सब बेलगाम है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। गंदगी का अंबार है तमाम वार्डों में, सफाई का बुरा हाल है। मैं 5 साल मेहनत करके इस शहर को सुधारता हूँ, तमाम सरकार की योजनाएं मंजूर करा के ले आता हूँ, और 5 साल बाद जनता बदल देती है, तो तैयब पालकी साहब आ जाते हैं, और तैयब पालकी साहब 5 साल में बर्बाद करते हैं उसको, और फिर मुझे बर्बाद और खस्ता हाल नगर पालिका मिलती है, फिर से मुझे संवारना पड़ता है। आप बर्बाद? मैं जब शाहीना जब इस बार हटी हैं तो 36 करोड़ रुपया नकद छोड़ के हटी थी, बैलेंस, और किसी का 1 रुपया बाकी नहीं था देना। और आज सूरत हाल है कि 1-1 साल से ठेकेदारों का बकाया है, 1-1 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है लोगों का। अभी अक्टूबर की सैलरी नहीं मिली है, नवंबर को खत्म होने जा रहा है, अक्टूबर की कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, इनको 8,000 रुपया मिलता है। अब बताइए कि उन गरीब परिवारों का घर कैसे चलेगा? तनख्वाह नहीं दे रहे हैं भाई टाइम से ये, तो आप बताइए कि अक्टूबर के भीतर तनख्वाह नहीं मिली है, नवंबर में खत्म होने जा रहा है, यानी 2 महीने का बकाया है तनख्वाह का। हम लोग, मैं 10 साल, मैं और मेरी बीवी चेयरमैन रहे, लेकिन कोई कर्मचारी बताते कि कभी 4 दिन से ज़्यादा जो डेट फिक्स होती थी कि 5 तारीख के अंदर अंदर सैलरी दे देनी, तो 5 तारीख के अंदर हमेशा सैलरी दे दी जाती थी, और सैलरी का पैसा रिजर्व रखा जाता था। सैलरी के पैसे को कभी छेड़खानी नहीं की जाती थी कि इसको उससे भुगतान किया जाए किसी तरह का ठेकेदारों को। आप कह रहे हैं कि पालकी बर्बाद करते हैं 5 साल, और उत्तर प्रदेश सरकार इनको मेरिट में लाती है, 3री पोजीशन देती है कि कहाँ 3री पोजीशन अब है? ये सिर्फ 2018 में 3री पोजीशन आई थी, उसके बाद इनका ग्राफ दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। जो हमारे शाहीना का किया हुआ काम था उसकी गुडविल इनको मिली 2018 में, और 2018 के बाद इनका ग्राफ दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है, कोई गिनती में थोड़ा ना है। अब कहाँ है? 3री पोजीशन 2018 में आई थी, और वो शाहीना का काम था जिसके बल पे सफाई वफाई और सारी चीज़ों को लेके उनको नंबर मिला था, और अच्छी नगर पालिका अभी 20-21 की उनको 3री पोजीशन की आई थी लिस्ट। किसकी? मऊ नगर पालिका ना, 20-21 की नहीं है, 2018 की आई है। इस वक्त रैंकिंग में बहुत बुरा हाल है नगर पालिका मऊ का। नगर पालिका मऊ का रैंकिंग में इस वक्त बुरा हाल है भैया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हालात खराब हुए हैं? मैं 2000 में जब चेयरमैन हुआ तो 2000 पहले के नगर पालिका को जरा याद करिए कि वो कैसी थी। मैंने 2000 में आके 5 साल में मेहनत करके पूरी नगर पालिका को संवारा, अपने पैरों पर खड़ा किया, तमाम योजनाएं उस वक्त IDCMT मंजूर कराई थी। अच्छा, एक सवाल इससे हट के हम आपसे पूछना चाहते हैं, और बार बार आप भी देखे होंगे इंटरव्यू कई चलते हैं, छोटे लाल गांधी
कहते हैं कि अरशद जमाल और तैयब पालकी एक फैक्ट्री बनाते हैं, एक मस्कन बनाते हैं। मस्कन की जांच होनी चाहिए, फैक्ट्री की जांच होनी चाहिए। मेरे मस्कन की तो बहुत जांच हुई, इनकम टैक्स से लेकर आयोग तक कौन सी जांच नहीं हुई है। आज सब पालकी साहब ने जांच कराई, दूसरा कोई नहीं जांच कराया है। मेरे ऊपर पालकी साहब ने 2 मुकदमा मेरी बीवी के ऊपर इन्होंने किया और 4 मुकदमा मेरे ऊपर किया है, जाति तौर से उन्होंने किया है और नगर पालिका की तरफ से कराया है। इस मामले एक बार तो लॉकडाउन में मेरे ऊपर मुकदमा करवाया, इस मामले में बात चल रही थी, मुकदमा कराया। इस मामले में बात चल रही थी, उन्होंने कहा, आपने किसी से फोन पे कहा है कि 20 मुकदमे तैयब पालकी ने मेरे खिलाफ कराए। नहीं 20 नहीं, हाँ वो तो मेरे घर पे तो उन्होंने कम से कम 20 मुकदमे कराई हैं। मेरे घर के ऊपर तो मास्टर प्लान हाई कोर्ट में 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मुकदमा कायम किया गया, जांच कराई गई और मेरे ऊपर गलत तरीके का इल्जाम लगाया गया कि मैंने पहले कहा गया कि ईदगाह की ज़मीन पे कब्जा किया है, फिर वो मुकदमा खारिज हो गया तो फिर कहा गया कि नगर पालिका की ज़मीन पे कब्जा किया गया है, फिर वो मुकदमा भी खारिज हो गया, फिर हाई कोर्ट में फिर रिट की गई कि अब ये मुकदमे की फिर से जांच की जाए। वो मुकदमा अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। ये बात आ रही है कि जमीन पे कब्जे को लेकर के जमीन नगर पालिका की जमीन पे कब्जा किया, 8 कड़ी नगर पालिका की जमीन को रजिस्ट्री में आपने शामिल किया। नगर पालिका की है ही नहीं, नगर पालिका की जमीन को रजिस्ट्री कैसे कर देगा? नगर पालिका, एक कॉमन सेंस की बात है कि नगर पालिका की जमीन अगर है तो दूसरा कोई कैसे रजिस्ट्री कर देगा? नगर पालिका ने जिस आदमी से जमीन एक्वायर की थी ये पार्क के लिए, उस परिवार की जमीन बची हुई है, उसमें से मैंने 8 कड़ी जमीन रजिस्ट्री कराई थी और अभी और भी उसकी जमीन बची हुई है और नगर पालिका की जितनी जमीन है 4 मरतबा उसकी जांच और पैमाइश हो के रिपोर्ट आ गई कि वो जमीन नगर पालिका की पूरी सुरक्षित है। तो मेरे ऊपर जो ये इल्जाम बार बार लगाया जाता है तो वो तो गलत है ना, इस तरह से किसी के ऊपर। लेकिन आप उनकी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई बता दे कि मैंने एक लफ्ज भी उसकी जांच की बात कभी सोची हो या नहीं हो? जबकि वो भी जो फैक्ट्री उनकी लगी है वो अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चलाने के लिए थोड़ी लगी थी, वो तो इसलिए लगी है सरकार ने उसमें तमाम फंड फराहम किया और सरकार ने ये कहा कि आप जॉब वर्क करेंगे, जो बुनकर अपना मटेरियल देगा उसकी आप डाइंग करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। मगर इन्होंने अपना क्लस्टर प्रोग्राम के तहत नहीं, वो भारत सरकार की योजना के तहत है और सरकार ने सब मशीनरी और चीजें उपलब्ध कराई थी, मगर इन्होंने तो अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली। अगर उसकी जांच हो जाए तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन छोटे झगड़ों में कभी नहीं। छोटे लाल गांधी पालकी ने मेरे ऊपर इतने मुकदमे कराए, लेकिन कोई बता दे कि मैंने एक मुकदमा। आप तैयब पालकी को ही हिट कर रहे हैं, लेकिन छोटे लाल गांधी सार्वजनिक मंच से आप और तैयब पालकी दोनों के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन कह रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं मेरी तो जांच हो गई ना। पालकी की कोई जांच हुई हो तो आप बता दीजिए, मेरी तो जांच हो ही गई, एक तो जांच हुई है मेरी, इस विभाग से जांच नहीं हुई है। छोटे लाल गांधी लोगों के बारे में इतना कुछ कहते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, क्या लगता है क्यों खामोश हो जाते हैं? अभी छोटे लाल गांधी से पूछिए, मैं क्या उसका जवाब दूंगा? इसका जवाब तो वो न देंगे, मैं कौन दूंगा? तो छोटे लाल गांधी का अगर कोई मामला है तो आप उनसे जाकर पूछिए यार, किस तरीके का मामला हो सकता है? मैं क्या बताऊंगा, तो वही बताएंगे जिनका मामला है, बचना चाह जो रहे करते हैं। हैं। छोटा लाल हो सकता है कि छोटे लाल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हो, तो इसमें बुराई क्या है? तो अच्छी बात है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है इसमें मैं कोई बुराई नहीं मान रहा। तो जांच तो आपके मकान की सिर्फ इस बात की हुई कि आपने कितने रजिस्ट्री कराया नहीं कराया, और वो कहते हैं कि 5 करोड़ का नहीं, इनकम टैक्स से भी जांच हुई है, इनकम टैक्स की भी जांच हुई है। कौन बताया था मैंने, कौन सी जांच उसकी नहीं हुई है? जो लखनऊ में इस तरह के लोगों का आयोग है, उस आयोग से भी जांच हुई है हमारी तो। और हमने, मेरा कहना है कि मैंने मकान जो बनाया है तो वो हमारे जो इनकम टैक्स डीड है, इनकम टैक्स डीड को कोई देख ले, इनकम टैक्स डीड में सब लिया हुआ है। हमारे पास तो पैसे कमी थी तो 20 लाख रुपए हमने लोन लिया था और हमने अभी तक वो लोन पूरा चुकता नहीं हुआ, कुछ बाकी भी अभी तक है लोग। बीजेपी बार बार ये कहती है तैयब पालकी और अरशद जमाल दोनों शहर को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, एक ओवर ब्रिज नहीं बना पा रही है। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि यही दोनों मतलब शहर को बर्बाद कर रहे हैं। क्या देखिए, बीजेपी तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची करती है। बीजेपी की तो बात ही मत करिए। यूपी से लेकर दिल्ली से लेकर जितनी भी बीजेपी है, सारे के सारे लोग ज़बानी जमा खर्ची करते हैं और काम से बहुत दूर रहते हैं। इनको काम छोड़ के खाली बात पसंद है। तो बीजेपी की तो बातें मत करिए, उनको जाने दीजिए, उनके हाल पे छोड़िए। बहुत ख़राब और खस्ता हाल है मुल्क की हालत भी और प्रदेश की हालत भी। आप बता दीजिए कि 6 साल हो गया ना
यूपी में सरकार रहे, 6 साल में एक काम कोई मऊ जिले में बता दीजिए आप, एक काम मैं कर रहा हूँ। और अभी समाजवादी पार्टी का कहीं तो मैं काम गिनाऊँ, तमाम सड़कों से लेकर महिला हॉस्पिटल, घोसी में हॉस्पिटल और जितनी सड़कें हैं वो सब बनाने का काम किया, हॉस्पिटल को आधुनिक करने के लिए पूरा प्रयास किया। तो समाजवादी पार्टी के ज़माने में जो काम हुए थे उसके अलावा बीजेपी की सरकार में कोई भी काम नहीं। वो तो कहते हैं बड़े दावे से, सुनिए मेरी बात, बीजेपी के लोग बड़े दावे से कहते हैं कि सबको आवास बीजेपी ने दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, हर तरफ सड़कों का जाल बिछाया, 4 लेन बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया। नहीं कहा 4 लेन बन रहा है ना, यहाँ से आजमगढ़ तक का समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था, पुल बन गया था, खाली कुछ दूर का बचा हुआ है जो आज तक नहीं बना, 6 साल में नहीं बन पाया पूरा, आज भी देख लीजिए वो अधूरा है। एक्सप्रेसवे बन रहा है आपके बनारस से लेकर गोरखपुर का, वो 10 साल से बन रहा है, आज तक अधूरा है। और कितनी खराब क्वालिटी है उस एक्सप्रेसवे की, 4 लेन जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसकी कितनी खराब क्वालिटी है। और जो एक्सप्रेसवे लखनऊ का बना है वो योगी की योजना नहीं है, वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार की योजना है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीन का आवंटन हो गया था। बाकी रवि की बीजेपी तैयब पालकी और अरशद जमाल को जो कुछ कहती है, तो मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि शहर में जो कुछ भी काम है वो तैयब पालकी का है या अरशद जमाली का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। तो तैयब पालकी को एकदम नाकारा जो कहता है वो गलत है। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बीजेपी से तो वो 100 गुना बेहतर है, क्योंकि बीजेपी का एक काम भी नहीं है। तो इस तरह से आंख बंद करके हम किसी की जाति दुश्मनी में बात नहीं करते हैं। तैयब पालकी ने काम किया है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उन्हें काम करने का तरीका। क्या आपको नहीं लगता कि अरशद जमाल और तैयब पालकी की जबरदस्त अगर फाइट होती है तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने बहुत साजिश के तहत, प्लान के तहत क्षेत्र को बढ़ाया है। और पहले 43 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी नगर पालिका थी और अब 87 स्क्वायर किलोमीटर पहले नया क्षेत्र बढ़ा दिया गया, यानी जितनी बड़ी नगर पालिका थी अब उसके तिगुनी नगर पालिका हो गई, उसके दुगुना बढ़ा दिया गया। तो अब 120 स्क्वायर किलोमीटर में नगर पालिका हो गई। तो इसके पीछे क्या मंशा था? आपने बीजेपी के जो एमएलए हैं उनका लेटर देखा होगा, इसमें सीधे शब्द मुसलमान इस्तेमाल किया गया था कि मुसलमानों का कब्जा है। तो ये तो राजनीति का तरीका गलत है ना। और मुझे तो हैरत है कि उसी लेटर पे किस तरीके से मुख्यमंत्री के वहाँ होते हुए तमाम अधिकारियों ने आदेश किया उसी लेटर पे। और इस तरह का लेटर तो ऑलरेडी वो गैर कानूनी है, उस पर तो ऑलरेडी मुकदमा कायम हो जाना चाहिए। इस तरह का लेटर नहीं लिख सकते भाई, इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने चैलेंज क्यों नहीं किया इसको कोर्ट में? अब किन किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जाए, और हम ही क्यों लड़े? जो पद पे हैं उनको लड़ना चाहिए जाके। जो पद पे है उसके लिए तो ज़्यादा दिक्कत तलब बात है ना, तो वो उनको लड़ना चाहिए जाके। लेकिन जाने वाले कोर्ट भी उसको लेके गए, प्रधान लोग कोर्ट लेके गए, उसको हाई कोर्ट में लेके गए, उस कागज़ को सबमिट किया, उस पर सुनवाई चल रही है। क्योंकि प्रधानों का भी आप देखिए कि सिर्फ डेढ़ साल हुआ था और उनकी प्रधानी अचानक ख़त्म कर दी गई, उनके खाते को डेट कर दिया गया, उनके सारे पावर सीज कर दिए गए। तो उन भी इतना मेहनत करके और इतनी कोशिश के बाद चुनाव जीते थे प्रधान लोग, तो वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने पूरे सिस्टम को उनके। अब ये कि नया क्षेत्र जो शामिल हुआ है तो बहुत बड़ा चैलेंज है उनको विकसित करना, और उन क्षेत्रों में मुझसे बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, क्योंकि उन क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि अरशद जमाल या उनकी पत्नी जब चेयरमैन रहे तो तमाम क्षेत्रों में बिना भेदभाव के विकास हुआ है। और हम लोग जाते हैं गांव में, देखते भी हैं, जो हम लोग काम है उसके बाद से कोई काम भी नहीं हुआ है। तो अब एक चैलेंज है बड़ा, लेकिन एक बहुत खुशगवार बात हमारे लिए ये है, और जिसकी वजह से हम लोग पुरुमीद भी हैं कि नगर विकास मंत्री हमारे ही नगर पालिका क्षेत्र में उनका घर है। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि नगर विकास मंत्री हमारे ही क्षेत्र के हैं। तो हम लोग उनसे मिलेंगे और नई योजनाओं की मंजूरी कराएंगे। भाई तैयब पालकी ने 5 साल में 1 रुपया भी अगर किसी योजना से मिला हो उनको तो बता दें, 1 रुपया कह रहा हूँ। जो योजनाएं राज्य वित्त आयोग की, चाहे 15वें वित्त आयोग की या के स्थापना की, चाहे स्टैम्प शुल्क की, जो योजनाएं चल रही हैं हमारे ज़माने से, बस वही योजनाएं हैं। 1 पैसा भी इन्होंने कोई भी नया बजट सेंक्शन नहीं करा पाए सरकार से, न मंजूर करा पाए, क्योंकि उसके लिए जिस कैलिबर की ज़रूरत है, जिस हुनर और जिस इल्म की ज़रूरत है, वो उनके पास नहीं है। वो हम लोग जानते हैं कि कैसे योजनाएं मंजूर होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नगर विकास मंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, हम लोग उनके सानिध्य में काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि
मास्टर साहब, इस शहर को विकसित करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उनके पास कितना हुनर, कितना इल्म है, ये तो अब पब्लिक ही बताएगी, क्योंकि जमहूरियत में सरों